देखो प्रोडक्टिविटी का ये मतलब होता है दो चीजें। जैसे एक डायग्राम होता है ऐसे, तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल 10% लॉ यहां फेल हो जाता है ना। तो ये हुए क्या, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को खाया किसने, कंज्यूमर ने। तो प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्टिविटी उसको अपन ने क्या बोला, प्रोड्यूसर वाली प्रोडक्टिविटी को हमने बोला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, बोला कि नहीं बोला। यस। अब क्या हुआ, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि 10% लॉ सिर्फ ग्रेजिंग चेन में काम करता है, बाकी सब जगह काम नहीं करता है। ओके सर। अब यहां पे क्या होता है, जो चीजें निकल जाती है तो 10% एनर्जी नहीं ट्रांसफर होती, ये क्या होता है, हम इधर लिखते हैं रेस्पिरेटरी लॉसेस, ये हट जाएगा। और दूसरा आएगा वेस्ट, दो चीजें हट जाएंगी। उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब इस प्रोड्यूसर को इसने खाया, खाने के बाद इसने जो अपना मास गेन किया, समझ गए ना, पहले से इसका जो मास था उसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है ना, उसको डिडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले से जो मास था हटा देंगे, अब इसने खा करके जो मास अटेन किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो मैंने क्या किया, साल के स्टार्टिंग में देखा कि यहां पर पर्टिकुलर कुछ प्लांट थे, ठीक है। फिर धीरे 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 उन प्लांट्स ने क्या किया कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, है ना। और हमने देखा कि टोटल एक साल में जो नेट में जो फूड स्टोर हुआ है वो 10 टन इकट्ठा हुआ है ना। तो हमने देखा भाई पहले से कितना था, 100 टन पहले से था, और ये 10 110 अब हो गया, तो 10 एडिशन कितना हुआ, 10 का ही तो हुआ। कंज्यूमर में भी हमने देखा कि जब यहाँ पे 100 टन था तो रैबिट की जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 9 टन थी। अब हमने देखा कि एक साल बाद अब रैबिट का जो टोटल रैबिट का जो मास है वो 15 टन हो गया। तो यहाँ पे कितना सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, 6 टन। ठीक है ना। अब समझ आया। ये सर सर लेकिन मतलब हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को वो काउंट करते हैं ना कि जो कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर का बायोमास कंज्यूम कर लिया है। एग्जैक्टली, कंज्यूम करके अपने में मास गेन कर लिया। सर तो सपोज अगर उसने 5 टन कंज्यूम किया है और उसमें से जो उसकी बॉडी को लगा है वो 5 का 5 टन तो नहीं हो सकता है। नहीं 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 नहीं, तो उसको हम प्रोडक्टिविटी में जो वेस्ट चला गया वो तो निकाल दिया ना अपन ने, ये यहां से भी तो निकालोगे, वेस्ट तो निकाल दोगे, और रेस्पिरेटरी लॉस निकाल दोगे, क्योंकि बहुत सारा तो रेस्पिरेटरी एनर्जी में वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। सर तो जो ये वे अच्छा समझ गया सर, समझ गया। नेट मास गेन जो होगा, समझ रहे हैं ना, नेट मास गेन यस होगा, सर। जो वेस्ट चला गया उसको निकाल दिया, मतलब वेस्ट का जो डिपॉजिट हुआ ही नहीं। हाँ सर लेकिन फॉर्मूले में तो सिर्फ रेस्पिरेटरी का दे रखा है, वेस्ट का तो दे ही नहीं रखा है। ये मैं तुम्हें जो डायग्राम बता रहा हूँ ना, ये बहुत, ये एक बुक है ऑडम का, उसका डायग्राम मैं बता रहा हूँ। ऑडम मतलब गीता है इकोलॉजी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ओडम खुद में साइंटिस्ट है, जिन्होंने बुक लिखी, ओपी ओडम नाम है उनका, वो खुद में साइंटिस्ट है और उनके रेफरेंसेस चलते हैं। इससे ये उसी का डायग्राम है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और ये डायग्राम तुमको एक जगह और मिल जाएगा, पीडी शर्मा करके एक इंडिया की बुक है, उसमें मिल जाएगा, दो बुक्स पर। तो ये डायग्राम, ये तो उन्होंने ही बोला कि मतलब ओपी ओडम का ही कहना है कि 10% लॉ इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल एंड ऑल काइंड ऑफ फूड चेन, दिस इज फिजिबल ओनली फॉर ग्रेजिंग फूड चेन, यस ठीक है। सर। ये नेट वाले फॉर्मूले में हम वेस्ट को माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेस्पिरेटरी को कर रहे हैं। कहाँ पे, सर जो फॉर्मूला लिखा है ना आपने, एनपीपी इक्वल जीपीपी माइनस आर। अरे वो अच्छा, तो जो वो तो प्रोडक्टिविटी सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं, नेट प्रोडक्टिविटी की जो बात कर रहे हो ना, यस सर। तो नेट प्रोडक्टिविटी में तो वो रेस्पिरेटरी लॉट्स है और वो वेस्ट वेस्ट को हम लोग माइनस कर रहे हैं ना। सर सर रेस्पिरेटरी वो अच्छा, फॉर्मूला एनपीपी। वो तो एक क्रूड फॉर्मूला है, वो तो मतलब वो एग्जैक्ट थोड़ा ना उसको रिप्रेजेंट करता है, वो सर क्रूड। मैं वहाँ सर मैं यही सोच रहा था मैं कि या तो फॉर्मूला गलत है या फिर। नहीं, फॉर्मूला गलत नहीं है। हम देखो जैसे समझो हर्षित, हम जीडीपी निकालते हैं ना, निकालते हैं नहीं निकालते, यस सर। और एनएनपी निकालते हैं, तो जीडीपी एनएनपी क्या है, एक बड़ा मतलब ग्रॉस एरिया पे जो हम नेट प्रोडक्टिविटी निकालते हैं कंट्री की, ठीक है ना। उसमें माइन्यूट चीजें तो छोड़ ही देते हैं ना, है कि नहीं। सर मतलब इसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं वेस्ट क्योंकि बिल्कुल ये। नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमने इतना बड़ा डेटा लिया हुआ है ना,
कि उसके कंपेरिजन में छोटी छोटी चीजें नेग्लेजिबल है ठीक है सर, समझ गया सर। है ना। थैंक यू सर। ये चीज। भाई बहुत सारी चीजें हैं हर्षित जो प्रोडक्टिविटी में काउंट नहीं हो सकती हैं। आपके घर में जो चीज घर में ही प्रोड्यूस होती है, घर में यूज हो जाती है, उसको प्रोडक्टिविटी में आप कहाँ काउंट करते हो? समझो, मैं यस अ, सर। एक लार्ज स्केल पे खेती करता हूँ। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि मेरी फैमिली एक लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर करती है, बहुत लार्ज स्केल पे, है ना। अब उस लार्ज स्केल में वो एग्रीकल्चर करने में, तो हम 500 एकड़ पे एग्रीकल्चर करते हैं। उसमें से हम राइस सिर्फ अपने घर के लिए बोते हैं, ठीक है। तो राइस हम अपने घर के लिए बोते हैं, कुछ वेजिटेबल हम अपने घर के लिए बोते हैं, पल्सेस हम अपने घर के लिए बोते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें तो मैंने अपने घर में रख ली। अब वो इस कंट्री की प्रोडक्टिविटी में तो एड ऑन नहीं हुआ। और ऐसे जितने भी किसान हैं, जितने भी फार्मर हमारे बेल्ट में, सब लोग ऐसा करते हैं, मैक्सिमम फार्मर ऐसा करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो कंट्री की प्रोडक्टिविटी में, जो जीडीपी में काउंट हुआ होगा, वो काउंट हुआ जो हमने कैश क्रॉप बेची या जो हमने कोल्ड स्टोर में रख दिया। जो हमने नहीं दिया वो तो काउंट ही नहीं हुआ ना। बोला हुआ क्या? नहीं हुआ ना प्रोडक्टिविटी में। यस सर। लेकिन प्रोड्यूस तो हुआ मेरे खेत में, दैट हाँ इज सर। पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। वो अलग बात है कि वो जो पार्ट है वो सिर्फ 1% है ना। लेकिन वो 1% है हर फार्मर के पास में। तो अगर डीपली देखोगे तो प्रोडक्टिविटी में काउंट नहीं हुआ। ऐसे ही क्या होता है, जब हम बड़ा डेटा लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें काउंट नहीं होती। फॉर्मूला तो एज सच सही है, ठीक है, क्लियर। यस सर। सर अगर मतलब उतना डीप जाएंगे भी तो फिर दिक्कत ना हो जाएगी वो ना फिर मतलब। हम मतलब नहीं नहीं, अगर हम उतना डीप जाएंगे, अगर हम डेटा छोटा लेते हैं हर चीज, तो हमको फिर वो फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ यस सर यस। अगर हम प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक पॉइंट की निकालें, है ना, तो वो किसी पॉइंट की सिर्फ प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए फिर वो सही फॉर्मूला नहीं, ठीक है। ये तब सही फॉर्मूला है जब हम किसी इकोसिस्टम की निकालें। हम ये कहें कि गंगेटिक प्लेन का जो इकोसिस्टम, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस यस समझ गया सर। छोटे थैंक यू डेटा सर। के लिए पॉसिबल नहीं। ठीक भाई। तो अब देखो स्टार्ट किया जाए इकोलॉजिकल सक्सेशन। कोई बता सकता है सक्सेशन क्या चीज होती है? मैंने पहले वाले बच्चों से भी पूछा था, व्हाट इज सक्सेशन। बताओ सर किसी अलीना, चीज का सक्सेशन क्या है? बढ़ना, इंक्रीज होना। आर्यन बताएगा आज। बोलो बालक, सक्सेशन क्या है? व्हाट इज सक्सेशन? आर्यन, व्हाट इज सक्सेशन? पढ़ा तो होगा टर्म, बहुत पढ़ा होगा, और सर हिस्ट्री किसी में चीज तो का खूब पढ़ा बढ़ना। होगा। हिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा नहीं? इनसिया बताओ भाई, सक्सेशन क्या है? सर एक के बाद एक जो जनरेशन पे जनरेशन चलता है। राइट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। सक्सेशन का मतलब ये हुआ कि काइंड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, आर्यन भी सही बता रहा है, काइंड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। सक्सेशन का मतलब होता है हु विल बी नेक्स्ट वन, लाइक हु विल टेक ओवर द बिलोंगिंग्स ऑफ द फर्स्ट वन। आपने पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत में पढ़ा होगा, है ना, कि कौन कौन आया पहले, ठीक है। थोड़ी हिस्ट्री मेरी कमजोर है। तो पहले जहांगीर आए, जहांगीर को सक्सीड किया शाहजहां ने, है ना। शाहजहां को सक्सीड कर दिया औरंगजेब ने, है ना। तो ऐसे कर करके सक्सेसर आते गए, एक के बाद एक आते गए। तो सक्सेसर वो होते हैं। अब देखो सक्सेशन दो तरह से होता है। एक तो नेचुरल सक्सेशन होता है ना, कि जब फादर रिटायर हो गया तो उसने अपनी जो थॉर्न है वो दे दिया किसको? अपने बेटे को दे दिया, है ना। तो फादर ने अपना जो थॉर्न है वो बेटे को दे दिया, राइट। अब फादर ने अपना जो थॉर्न है वो बच्चे को दे दिया, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ? बच्चे ने अपने बच्चे को दे दिया, अपने बच्चे को। तो ये तो नेचुरल सक्सेस है। बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में वैसे होता है कि जैसे सक्सेशन औरंगजेब ने किया। जानते हो ना कैसे किया उसने? यस सर। कैसे किया? सर मार दिया मतलब। तो पहले गलत किया सही किया? गलत किया। वी आर नॉट ब्रूटल, लाइफ इज ब्रूटल। दैट इज द सक्सेशन ऑफ बायोलॉजिकल। ये बायोलॉजिकल सक्सेशन। देखो, औरंगजेब के चार, मतलब शाहजहां के चार बेटे, दारा, सुजा, है ना, मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब सबसे छोटा बेटा। इनमें सबसे ज्यादा लिटरेट जो आदमी था वो दारा था। दारा ने फारसी, अरबी, संस्कृत, उसको बहुत कुछ आता था। बहुत लिटरेट आदमी था, बहुत ज्यादा, उसकी बहुत रिस्पेक्ट थी। तो सक्सेसर वही था। लेकिन औरंगजेब रूल करने के लिए सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट था, ठीक है।
उसे इकोनॉमी का नॉलेज था, उसे मिलिट्री का नॉलेज था, उसे लोगों को कंट्रोल करने का नॉलेज था, ठीक है, उसे चीजों को ग्रैब करने का नॉलेज था, है ना, उसे चीजों पे इंक्रोच करने का नॉलेज था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इफिशिएंट वही था। और एवोल्यूशन का लॉ क्या कहता है? सर्वाइवल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, समझे ना? तो वो सबसे ज्यादा फिट था सर्वाइव करने के लिए, इसने उसलिए बाकियों को एलिमिनेट कर दिया। अभी तो बायोलॉजी के एंगल से देखो, इमोशनल होकर नहीं देखने का, है ना, बायोलॉजी के एंगल से। तो बायोलॉजी यही कहती है, अब समझिए बात को, क्या था जुरासिक टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाले जो एनिमल थे वो जाइंट लिजार्ड थे, मतलब रेप्टाइल्स थे। तो रेप्टाइल्स कौन थे? डायनासोर्स थे, जिनको हम नॉर्मली डायनासोर्स बोलते हैं। बहुत टाइप के डायनासोर्स थे, लेकिन वो थे सब रेप्टाइल कुल मिलाकर। तो रेप्टाइल से पूरे अर्थ में डोमिनेट करते थे। जाइंट लिजार्ड्स यूज्ड टू डोमिनेट ऑन द अर्थ। अगर हम प्लांट के टर्म्स में देखें तो दैट वाज द गोल्डन एरा ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म, पूरे बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म डोमिनेट करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि आर्कियोप्टेरिक्स के ट्री पे आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका नाम की बर्ड बैठती थी, ठीक है, वो डायनासोर थी और ये जिम्नोस्पर्म, है ना। और धीरे धीरे उनसे ज्यादा एफिशिएंट लोग इस दुनिया में। तो इस वर्ल्ड में, इस अर्थ में मैमल्स आ गए। ब्रेन शार्प, बॉडी वीक बट मोर एफिशिएंट, बेटर सेंसरी सिस्टम, better physiological system, every system was better, and they were able to survive. warm blooded animals थे and they were able to survive in any sort of habitat, चाहे वो desert हो, चाहे वो ice हो, चाहे वो land हो, चाहे वो aquatic condition हो, है ना। aquatic condition को छोड़ के जमीन पे रहने वाले जितने सारे वो थे, उन सब में मैमल्स डोमिनेट करते थे और वो हर जगह सर्वाइव करने के लिए फिट थे। धीरे धीरे क्या हुआ, रेप्टाइल्स एलिमिनेट होते गए और मैमल्स डोमिनेट करते गए। आज की डेट में पूरे अर्थ में कौन डोमिनेट करता है? क्यों? उन्होंने सक्सीड कर दिया किसको? डायनासोर्स को। क्यों? दे वर मोर एफिशिएंट। एट द सेम टाइम जिम्नोस्पर्म की कहानी आती है। जिम्नोस्पर्म के सीड कवर नहीं थे। एक जिम्नोस्पर्म के प्लांट में 100 सीड हुए, लेकिन 90 सीड उसमें से किसी को बैक्टीरिया खा गया, किसी को एनिमल खा गया, किसी को बर्ड खा गई, किसी को फंगस खा गया, कुछ डिजीज हो गए, कुछ डिग्रेड हो गए, कुछ डिकम्पोज हो गए और 10 ही बचे। तो एक प्लांट ने अपनी लाइफ में 10 प्रोजनी पैदा किए। एक सेकंड हमको भाई, ठीक है। तो देखो अब क्या था कि मैंने आपसे कहा कि वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे। अब एंजियोस्पर्म्स आए। एंजियोस्पर्म के सीड कवर्ड थे। अगर कोई भी प्लांट, तो एक जिम्नोस्पर्म सिर्फ 10 ही प्लांट 10 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए एक बार। एंजियोस्पर्म की क्या कहानी थी? सीड कवर्ड थे। बैक्टीरिया, फंजाई या किसी पैथोजन ने अगर डिस्ट्रॉय किया तो सीड कवर डिस्ट्रॉय करेगा, उसका मीजोफिल डिस्ट्रॉय करेगा, जो उसकी सॉरी नॉट मीजोफिल, जो उसकी मीजोकार्प होगी वो डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन एंडोकार्प को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा और सीड तक पहुंचना तो नामुमकिन था। तो 100 में से 90 सीड सर्वाइव कर गए, तो एक ऑफस्प्रिंग 90 ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे रहा। एक है उसकी पॉपुलेशन कम होती है, दूसरी की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। दूसरा, जिम्नोस्पर्म को वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी बॉडी के, उनको अपने रूट के चारों तरफ फंजाई की हेल्प मांगनी पड़ रही है कि भाई आओ माइकोराइजा बनाओ, हम वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। तो वो माइकोराइजा की हेल्प से वाटर एब्जॉर्ब करते। और वहीं पे एक दूसरा एंजियोस्पर्म है, उसका नाम विल्विशिया है, सहारा के डिजर्ट में पाया जाता है। 70 साल में 2 पत्तियां निकलती है। 70 ईयर में वो फ्लावरिंग होती है और 20 साल में सिर्फ 2 पत्तियां निकलती हैं। प्लांट की हाइट हार्डली 2.5 से 3 फीट होती है, लेकिन उसकी रूट 265 फीट जमीन के नीचे जाके पानी को खोज लाती है डेजर्ट। दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म हर मामले में वो ज्यादा एफिशिएंट थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया और एंजियोस्पर्म ने डोमिनेट कर दिया। दैट इज अ सक्सेस एंड दैट्स हाउ सक्सेशन टेक्स प्लेस। समझ आया क्या? यस सर। यस सर। इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब समझना मेरी बात। हमने जो भी पढ़ा वो एवोल्यूशन से पढ़ा,
है ना, एवोल्यूशनरी कैडेट, फाइलोजेनेटिक मैनर में पढ़ा हमने, जो भी पढ़ा 11th में। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले वाटर में ब्लू ग्रीन एल्गी आए, और ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद कौन आए, एल्गी आ गए, ग्रीन एल्गी नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी आए, फिर हमने कहा रेड एल्गी आ गए, फिर हमने कहा ब्राउन एल्गी आ गए, फिर हमने कहा ग्रीन एल्गी आ गए। ग्रीन एल्गी के बाद हमने पढ़ा कौन आ गए, ब्रायो। ब्रायो के बाद टेरिडो आ गए, टेरिडो के बाद जिम्नो आ गए, जिम्नो के बाद एनजीओ आ गए, एनजीओ में भी पहले डाइकॉट आए, फिर मोनोकॉट आ गए। तो ये एवोल्यूशनरी सीक्वेंस था। यहां पे जो पूरी सीरीज है इसको हम सीयर कहते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं क्या, सीयर। क्लियर है? Yes, sir. सीयर टर्म यूज करते हैं। Yes, sir. अब देखो, अब इस पूरे सीयर में तो मैंने कहा कि पहले एल्गी आए, फिर ब्रायो आ गए, जिम्नो आ गए, एनजीओ आ गए। ठीक है, अभी जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, उसको कोई नोट करने की जरूरत नहीं। इस पूरे को हमने सीयर कहा। तो सबसे आखिरी में कौन आया, एनजीओ। तो एनजीओ को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अभी लग रहा है ना कि यहां पे आकर के डेवलपमेंट रुक गया है ना, स्टेबल हो गया। तो ऐसी कम्युनिटी जो नियर टू एक्विलिब्रियम हो उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और जो सबसे पहले आते हैं उनको क्या बोलते हैं, पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी मैं सब नोट करा दूंगा, सिर्फ आप पहले समझ लो। और पायनियर और क्लाइमेक्स के बीच के जो लोग थे इनको क्या बोला जाएगा, सीयर। समझ आया क्या? Yes, sir. सर बीच को सीयर बोलेंगे। बीच के, इसके पूरे बीच के जो मेंबर थे, सीक्वेंस है, उस पूरे सीक्वेंस को सीयर बोलेंगे। तो ब्रायो सीयर है, टेरिडो सीयर है, जिम्नो सीयर है, ठीक है ना। और पहले वाले को पायनियर, बाकी वाले को क्लाइमेक्स। ठीक, सर आपने अब उस एंजिसम का नाम क्यों बताया था जो हाँ? 78 में फ्लावरिंग करता है? वो विल्विशिया नाम उसका, विल्विशिया। अब देखो, सक्सेशन दो तरह से होता है ना। तो सबसे पहले होता है, देखो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बोरिंग है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पूछे गए क्वेश्चन, क्या आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सक्सेस। प्राइमरी सक्सेशन ऐसी जगह होता है जहां कभी लाइफ नहीं रहती। आज की डेट में लद्दाख के ऊपर वाले पार्ट में आप देखोगे जास्कर वगैरह है। तो जास्कर वगैरह आप जाओगे तो आपको कोई प्लांट वांट दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ रॉक्स, बड़ी रॉक्स, छोटी रॉक्स ऐसे दिखाई देंगे। तो वहां पे अगर कभी वेजिटेशन आएगी, और ऑब्वियसली धीरे धीरे आती ही जाएगी, वेजिटेशन पक्का आएगी, कंडीशन चेंज होगी और वेजिटेशन आएगी। तो जब वहां पे कंडीशन जब चेंज आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेस। अगर किसी ऐसी जगह जहां पे कभी वेजिटेशन रहा है और वहां पे वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गया है ना, पहले कभी वेजिटेशन था और धीरे 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 क्या हुआ, वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसी जगह में अगर कभी भी लाइफ आती है, एक सेकंड, तो अगर ऐसी जगह पे कभी लाइफ आती है जहां पे पहले लाइफ थी, है ना, मतलब जहां पे वेजिटेशन था, राइट, अगर ऐसे किसी प्लेस पे वेजिटेशन आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे किसी माउंटेनियस एरिया में वहां पे वेजिटेशन थी, बहुत वेजिटेशन थी, एनिमल्स भी रहते थे, आग लग गई, पूरा का पूरा माउंटेन डिन्यूडेड हो गया, जल गया, है ना, सब खत्म हो गया, है ना। या फिर लैंडस्लाइड, एक मैसिव अमाउंट पे लैंडस्लाइड हो गई, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, पूरा उस एरिया का वेजिटेशन खत्म हो गया, है ना, जंगलों में आग लग गई, ऊपर से एक लेयर बन गई, लावा की लेयर बन गई। तो वहां पर दोबारा से जब वेजिटेशन आएगा उसको हम प्राइमरी सक्सेशन नहीं करें, उसको हम सेकेंडरी। ये सब टर्म समझ में आ गए? Yes, sir. Yes. नोट करो रिसीवर, नोट करो। पहले लिखो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। द ग्रेजुअल
द ग्रेजुअल पॉइंट्स क्या लिखते हैं ना, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल, द ग्रेजुअल एंड fairly predictable change in species composition, the gradual and fairly predictable change in species composition of given area, species composition of given area is called ecological succession, is called ecological succession. सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल, मुझे पता है कि आगे क्या आने वाला है ना, ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन, चेंज इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन, species composition of given area is called ecological succession, is called ecological succession. ठीक है सर हम सब सेकेंडरी सेक्शन में आएंगे क्या? हम आप यस सर। कैसे हर्षित? सर अभी मैंने वो मतलब जैसे ना जब डायनासोर लोग भी कह रहे हैं सर, डायनासोर जब सब एक्सटिंक्ट हो गए थे, जो कॉमेट मीटियोर सर जो भी थ्योरी बताई जाती है, उसके बाद लैंड से तो आई मीन अधिक मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्पीशीज गायब हो गई उसके कंपैरिजन में, उसके बाद राइट, हाँ बिल्कुल सही बात है, हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन में आएंगे, बिल्कुल राइट। इस पर्टिकुलर एरिया में इनफैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में के नीचे कोल बहुत है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन रहा होगा, है ना, और यहाँ पे दोबारा से प्लांट आए और दोबारा से ये सेकेंडरी सक्सेशन, राइट। ठीक है, तुम्हें पता है कि जितना अरेबियन कॉन्टिनेंट में जो ऑयल है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही बह के गया होगा, यस कोल सर। निकलता वहां नहीं ना, कोल कहाँ है? इंडिया में। तो अगर वहां पे ऑयल है तो कायदे से पहले कोल क्लियर होनी चाहिए, हाँ सर। होनी चाहिए ना, तो वहां कोल की लेयर तो नहीं है, लेकिन ऑयल कहां से? तो एक्चुअली क्या, जो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है वो थोड़ी टेढ़ी है, तो ऑयल बना और ऑयल यहां से नीचे की तरफ क्या हुआ, नीचे की तरफ चला गया, तो उन जगहों पे ऑयल जाके इकट्ठा हो गया, समझ में आया? तो यस सर। हमारा आपका जो हुआ है वो प्राइमरी से, उनका क्या हुआ होगा जो वहां पे अरेबियन सब कॉन्टिनेंट में, वो प्राइमरी होगा, मैक्सिमम डिजर्टिक एरिया है तो वहां प्राइमरी यस होगा, यहाँ पे सेकेंडरी, जहां जहां फॉसिल मिलते हैं सब जगह सेकेंडरी होगा। लद्दाख में भी अगर कुछ होगा, है ना, अभी भी फॉसिल वहां मिलते हैं ना, एथियस सी था पहले, तो लद्दाख में भी दोबारा अगर कभी सक्सेशन होगा, प्लांट्स आएंगे जास्कर वगैरह में, वो सब सेकेंडरी सक्सेशन होगा, वो प्राइमरी नहीं होगा। ओके, नोट करें नेक्स्ट पॉइंट। these changes next point, these changes lead to a community, these changes lead to a community that is near equilibrium these changes lead to a community that is near to equilibrium with the environment, equilibrium with the environment, and is called climax community, and is called climax community. Next point, third point, the entire sequence of community, the entire sequence of community that successively change in given area
the entire sequence of community that successively changes in given area called seer. Next, सर स्पेलिंग क्या? SERE, ये ऊपर लिखा ना SERE, ये seer, called seer. Next one, the area where no living organism ever existed. The area where no living organism ever existed. Like bare rock is called primary succession. Next point. सर बेयर की स्पेलिंग बताना एक बार। क्या बेयर की स्पेलिंग? BARE, Yes. BARE, bare rock. Okay. Next, if area lost all the living organism, that existed there, Lost all the organism that existed there, it is termed secondary succession. It is termed secondary succession. अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, सक्सेशन ऑफ प्लांट. सक्सेशन यही हमारे सिलेबस में. सर एक ही स्पीशीज में, मतलब एक ही स्पीशीज में दोनों सक्सेशन हो सकते हैं क्या? मतलब कहीं पे प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है, दूसरी जगह सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा हो? ऐसे कैसे हो सकता है? सर वही एग्जांपल लेते हैं डायनासोर वाला. तो सपोज वो ए वाले एरिया पे उसने डैमेज किया और बी वाले एरिया पे नहीं किया, और दोनों जगह सेम स्पीशीज पाई जाती थी. और सर कुछ ऐसा रहा कि बी वाले एरिया में जो स्पीशीज थी वो आगे आके इवॉल्व हुई, और ए वाले एरिया में भी स्पीशीज इवॉल्व होके सिमिलर या सेम ही स्पीशीज बन गई कह लेते हैं. तो हो सकता है, पॉसिबल है. या ऐसे केस में पॉसिबल, ऐसा हो सकता है. जैसे पॉसिबल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाज पार्ट ऑफ इंडिया, चलो हम उसको प्लेट, एक ही प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट. ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया दूर जाता जा रहा है इंडिया से, है ना, लेकिन प्लेट अलग हो रही है ना. तो अगर ऐसा होता कि इंडिया में मतलब ऑलरेडी स्पीसीज इवॉल्व हो गई और ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो गई, दोबारा होती, तो सेम स्पीसीज का सेकेंडरी सक्सेशन पॉसिबल था. ऐसा हो सकता है. अब देखो सक्सेशन इन प्लांट. अब अगर सक्सेशन होता है वाटर में, अगर ये सक्सेशन किसी भी वाटर बॉडी को, एक पॉन्ड लाइक लेक, तो हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रार्क सक्सेशन. हाइड्रार्क, है ना, तो हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रार्क सक्सेशन. अब अगर ये सक्सेशन होता है कहां पे? लैंड में, है ना. अगर ये सक्सेशन होता है लैंड में या रॉक में, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? या डेजर्ट में, इसको बोलते हैं जीरार्क. लैंड की जगह आप देख सकते हो डेजर्ट में आ रहा, तो इसको हम बोलेंगे जीरार्क. ठीक है ना. तो दो तरह का हाइड्रार्क और जीरार्क.
क्लियर है? यस सर। आप समझो भाई साहब, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए हाइड्रार्क और हाइड्रोसीयर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहली चीज तो जितने मैं एग्जाम्पल लिखूं वो आप बिल्कुल आंख बंद करके याद कर लीजिएगा, वो आपको आने चाहिए। एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, मैं बताता जाऊंगा। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, हाइड्रार्क और हाइड्रोसीयर। समझो बात। हम देखो हाइड्रार्क, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। इक्वालिटी समझना मत तो भाई लोगों। देखो अब क्या हुआ कि ये हाइड्रार्क या हाइड्रोसीयर, तो सबसे पहले क्या होगा किसी लेक में, मतलब सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि एक लेक है जिसमें कोई प्लांट नहीं, 1000 साल बाद, 2000 साल बाद या 3000 साल बाद वो लेक पूरी की पूरी खत्म हो जाए और उस लेक के ऊपर पूरा का पूरा फॉरेस्ट बन जाए, तो हम कहेंगे ये प्लांट का सक्सेशन था यहाँ पे। अब कैसे सक्सेशन होता है वो समझिए बात। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्लांट का सक्सेशन होगा कैसा, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले क्या होगा कि कुछ छोटे छोटे ब्लू ग्रीन एल्गी आएंगे, ग्रीन एल्गी आएंगे, है ना, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, आप सबको पता है। तो फाइटोप्लैंक्टन में डायटम्स आएंगे, ग्रीन एल्गी आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी आएंगे, ये सब वाटर में फ्लोट करते रहेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, खूब मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले आएंगे। तो यहाँ पे पाइनियर कम्युनिटी कौन हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब पाइनियर कम्युनिटी, तो लेक में आए। इसके बाद ये खूब फ्लोरिश करती हैं, ये मर जाती हैं, नए बनते हैं, नए मल्टीप्लाई करते हैं, जो इनकी डेड बॉडी है वो धीरे धीरे सॉइल की जो लेक की बॉटम उसको डिपॉजिट होती है। तो वो क्या करती है, अभी तक कोई ऑर्गेनिक मैटर पूरी लेक में नहीं था, सब कुछ इनऑर्गेनिक था, अब धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना शुरू करते हैं, उन सबको डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया डिकम्पोज करके मिनरल्स को भी वाटर में छोड़ते जा रहे हैं। तो अब देखो वाटर में भी मिनरल की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और डिकम्पोजिशन से नीचे ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है। कुछ 100 साल बाद दूसरे टाइप के ऐसे प्लांट आएंगे जो जिनमें जड़ें हैं, ये जड़ें इनकी जमीन पे हैं तो, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी इनकी क्या है, कहां पे है, वाटर के अंदर है, सबमर्ज स्टेट। अब इन सबमर्ज जो प्लांट हैं इनको हम सबमर्ज स्टेट बोलते हैं। अब ये सबमर्ज, ये रूटेड सबमर्ज प्लांट है, रूटेड सबमर्ज जो प्लांट है ये यहीं पर रहेंगे, तो रूटेड सबमर्ज प्लांट, तो ये दूसरी स्टेज आ गई। इसमें ये प्लांट क्या करेंगे, फ्लोरिश करेंगे और फिर वही सीक्वेंस चलेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्रेड होंगे, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करने का काम करेंगे, सॉइल की लेयर थोड़ी सी और थिक हो जाएगी और मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर और ज्यादा अमाउंट में वाटर में बढ़ जाएगा और सॉइल काफी थिक हो चुकी होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप क्या आएंगे, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, फ्लोटिंग लीव्स। तो इस तीसरे वाले को हम लोग बोलेंगे रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। ये रूटेड फ्लोटिंग स्टेज वाले जो प्लांट होते हैं इनकी लीव्स ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही होती है और इनकी रूट्स जमीन पे क्या होती है, अंदर की तरफ पेनिट्रेटेड होती है, धसी हुई होती है। अब ये इसमें जैसे लोटस आ गया आपका, जैसे ट्रापा मतलब सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं ट्रापा आ गया, वो आ गया,
तो ये सब प्लांट आ जाएंगे। अब ये जो रूटेड प्लांट होते हैं ये धीरे 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 क्या करते हैं, सॉइल में और सॉइल को ऐड करने का काम करते हैं, और इनमें कुछ ये क्या बोलते हैं, ट्यूबर्स लाइक राइजोम लाइक स्टेज आ जाती है, इनमें राइजोम पाए जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, इसके बाद तीसरी जो स्टेज आती है, वो चौथी स्टेज आती है, उसको हम रीड स्वाम्प स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में वो प्लांट आएंगे जिन प्लांट का मैक्सिमम पार्ट पानी के बाहर होगा और इनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत हाई होगा, लीव्स इनकी बहुत चौड़ी होंगी। ये धीरे धीरे क्या करेंगे, पानी को बहुत तेज से इवेपोरेट करना स्टार्ट करेंगे। नीचे से धीरे धीरे सॉइल की लेयर मोटी होती जा रही है और ये वाटर को इवेपोरेट करते आएंगे। इस स्टेज तक आते आते जो पानी होगा वो 2 से 5 फीट तक वाटर बचेगा, बाकी सब गायब हो चुका होगा। अब उसके बाद आती है मार्स मिडो स्टेज, है ना, जिसको हम सेस मिडो स्टेज भी बोलते हैं। मार्स मिडो स्टेज 5वीं स्टेज है। इस स्टेज में आते आते पूरे में मड जैसा बचेगा, वाटर जैसी स्टेट। साल के मैक्सिमम टाइम पे, रेनी सीजन को छोड़ दीजिए, साल के मैक्सिमम टाइम पे आपको मड ही दिखाई देगा, वहां पर वाटर नहीं दिखाई देगा। अब ये वो प्लांट होंगे जिनमें मैक्सिमम जिनका पार्ट वाटर के बाहर होता है ना, और ये ट्रांसपिरेशन को तेज करेंगे। चारों तरफ से पूरे पूरे के पूरे पॉन्ड को ऑलमोस्ट वेजिटेशन ने घेर लिया होगा। उसके बाद कुछ बुश बुशेज आ जाती हैं, तो वो बुशेज, ट्रीज नहीं आए, बुशेज आएंगी। तो ये बुशी जो होगी ये पूरे में स्प्रेड आउट हो जाएंगी और ऑलमोस्ट पॉन्ड को सुखा चुकी होंगी। उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी, ट्री आ जाएगी और पॉन्ड गायब हो चुका होगा। चारों तरफ आपको फॉरेस्ट और ट्रीज दिखाई देंगे। दैट इज अ सक्सेशन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं एक एक करके बताता जाता हूँ, है ना। सर आपने रीड स्वाम्प का क्या बताया, एक बार रिपीट कर दीजिए। रीड स्वाम्प स्टेज वो होगा, इसमें मतलब काफी 50% पार्ट पानी के अंदर होगा, 50% पानी के बाहर होगा, और वाइड लीव्स वाले प्लांट होंगे, इनकी लीव्स वाइड होंगी। ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का हाई होगा बाकियों के कंपेरिजन में। तो जब ट्रांसपिरेशन हाई होगा तो ये पानी को बहुत तेजी से इवेपोरेट करेंगे, उड़ाने का काम करेंगे, ओके है ना। सर। तो वाटर टेबल को बहुत तेज से डाउन करेंगे, ठीक है। ओके सर। आप देखो, तो सबसे पहले आप एक एक करके स्टेज लिखते आना। एग्जाम्पल आपको जो मैं लिखवा दूं वो जरूर से याद रखें। तो सबसे नंबर पहले पे आती है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। मैं आपको, और क्लास के बाद में निष्कर्ष जी को मैं एक वो दे चुका हूँ पीडीएफ, आप वो पीडीएफ ले लीजिएगा। उसमें आपको साइकिल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट साइकिल्स वगैरह और ये सब मिल जाएगा, है ना। वो सब आप देख लेना, तो आप समझते जाओ। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में कौन कौन आएगा, इसमें जो आने वाले ऑर्गेनिज्म जो पहुंचेंगे वो ऑर्गेनिज्म होंगे, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजी आएंगे, फिर आएंगे ग्रीन एल्गी, और फिर उसके बाद आएंगे डाइएटम, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल। तो सॉइल जैसी कोई चीज तो होगी नहीं, बहुत थिन लेयर होगी, वो वाटर की जो पीएच होगी वो 5 से कम होगी, मतलब वाटर एसिडिक होगा। सेकेंड स्टेज में आते हैं रूटेड सबमर्ज स्टेट। रूटेड सबमर्ज स्टेट, अभी तक जो प्लांट थे फाइटोप्लैंक्टन वो सब फ्लोटिंग प्लांट थे, उनमें से किसी में रूट जैसी कोई चीज थी ही नहीं, है ना। अब क्या होगा, रूटेड प्लांट आए। तो रूटेड सबमर्ज स्टेज में जो प्लांट आएंगे वो आएंगे हाइड्रिला। हाइड्रिला आपने पढ़ा होगा, हम लोगों ने 11th में पढ़ा। वेलिस्नेरिया पढ़ा है ना हम लोगों ने। यस यस सर। सर। तो वेलिस्नेरिया इन्हीं में आ जाएगा, है ना। तो वेलिस्नेरिया टाइप के प्लांट आ जाएंगे। और एक और प्लांट है यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया आ जाएगा। ये सब प्लांट आ जाएंगे, है ना, नोट कर लीजिए। डेथ एंड डिकम्पोजिशन, डेथ एंड डिकम्पोजिशन of phytoplankton
death and decomposition of phytoplankton develop soft mud at the bottom of pond. At the bottom of pond. नेक्स्ट पॉइंट, अब बाहर बारिश से भी तो कुछ बह करके आएगा ना, मड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड makes it mud coming from outside makes pond mud coming from outside makes pond more shallower. नेक्स्ट, अब अगली जो स्टेज आएगी दैट इज रूटेड फ्लोटिंग स्टेज. Rooted floating stage. रूटेड फ्लोटिंग स्टेज में एग्जाम्पल है नीलंबो, ट्रापा, अजोला. ठीक है, नीलंबो मतलब लोटस, ट्रापा मीन सिंगाड़ा, है ना, और अजोला तो आपको पता है वाटर फ्रंट बोलते हैं इसको, है ना. इस टाइप के प्लांट आ जाए. अब यहां पर क्या होगा, नोट करेंगे. बाय नाउ द वाटर डेप्थ इज 2 to 5 फीट. अब पानी सिर्फ 2 से 5 फीट बढ़ेगा पॉन्ड में. बाय नाउ द वाटर डेप्थ इज 2 to 5 feet. Next point. Plant colonize habitat with rhizome. Sir, 2 to 5 feet. Water 2 to 5 feet, है ना, water depth. Next point है. Now the plant colonize habitat with rhizome. तो बड़े बड़े राइजोम नीचे की तरफ आ जाएंगे, मतलब वो और ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करने का काम करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज लीव्स which are floating at surface will start transpiration. Large leaves floating at surface will increase transpiration and water become shallower. अब नेक्स्ट आएंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, इससे 2 बार क्वेश्चन आया है रिसेंट ईयर की. मैं पिछले 5 सालों की बात कर रहा हूँ, 5-6 साल की बात कर रहा हूँ. रीड स्वैम्प स्टेज. पूछा जाता है कि एम्फीबियन स्टेज किसको बोलते हैं, एम्फीबियस स्टेज किसको बोलते हैं. रीड स्वैम्प, अरे क्या, रीड स्वैम्प स्टेज. रीड स्वैम्प स्टेज, है ना. तो रीड स्वैम्प स्टेज में कौन कौन आएगा. रीड स्वैम्प स्टेज में टाइफा, सेजिटेरिया, टाइफा and Sagittaria are chief plant.
नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड, अंडरलाइन करके लिखेंगे स्टार बना के, दिस इज कॉल्ड एम्फीबियस स्टेज एज, this is called amphibious stage as the plant community remains rooted. This is called amphibious stage as the plant community remains rooted, but most of plant remains outside of water. ठीक है, next, they have well developed rhizome, and dense vegetation. फिफ्थ नंबर पे आता है सेसमेडो स्टेज। सेसमेडो स्टेज, आप देखो सेसमेडो स्टेज क्या है, दे फॉर्म मैट लाइक वेजिटेशन। अब लगेगा आपको कि मैट के जैसा वेजिटेशन सेंटर में, पानी नहीं बचेगा, मैट के जैसा वेजिटेशन सेंटर तक पहुंच चुका होगा। अभी तक तो किनारे किनारे था, अब पूरे में वेजिटेशन आपको दिखाई देने लगेगा लेक के चारों तरफ, लेक जैसी चीज खत्म हो चुकी है। दे फॉर्म मैट लाइक वेजिटेशन टुवर्ड्स सेंटर। सर मैट स्पेलिंग मैट, MAT, मैट चटाई वाला मैट। ओके, दे फॉर्म मैट लाइक वेजिटेशन टुवर्ड्स center of plant pond with the help of branched rhizome. Next point स्टार बना के लिखेंगे, So with the help of branched rhizome. High ब्रांच rate, राइजोम क्या होते हैं? जैसे राइजोम देखो, अभी जैसे मान लो ये कोई पॉन्ड है, अरे आ जाएगा, मान लो ये कोई पॉन्ड है ना, अब पॉन्ड में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो वेजिटेशन, मतलब ये मड क्रिएट होता जा रहा है, तो अब धीरे धीरे इनके डिपोजिशन की वजह से ये सॉइल धीरे धीरे मोटी होती जा रही है। तो अब क्या हो रहा है, पानी कम होता जा रहा है और ये जो सॉइल की लेयर है ये धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर के ऐड होने से सॉइल की लेयर धीरे धीरे मोटी होती जा रही है। अब इसमें जो प्लांट पाए जाएंगे तो उन प्लांट में तो राइजोम मौजूद है ना, तो प्लांट में राइजोम इस तरह के हैं, ये जैसे बनाना में होता है ना, जिंजर में होता है, राइजोम कैसे होते हैं, ये तो ब्रांच राइजोम है ना, तो इस टाइप के राइजोम है। तो ये दो चीज करते हैं, एक तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करने का काम करते हैं, दूसरा सॉइल को कंसोलिडेट करने का काम करते हैं, एंकरेज करने का, ये चीज। ठीक है, नॉर्मल राइजोम तो ऐसे हो गए, ये राइजोम हो गया जैसे कोलोकेशिया में पाया जाता है, ये ब्रांच राइजोम, राइजोम खुद में ब्रांच है। ठीक है, सेसमेडो स्टेज है ना। तो हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन causes much loss of water. Next one, 10, अब मार्शी कंडीशन, कीचड़ वाला सीन खत्म हो गया। 10 मीजिक कंडीशन अप्रोच द एरिया, मीजिक कंडीशन। अब मीजिक कंडीशन क्या होती है, जहां पर वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में ना कम है, जैसे लैंड में पाया जाता है, यहाँ नॉर्थ इंडियन प्लेस जैसे हैं, यूपी बिहार, इस सब ने इनको म्यूजिक कंडीशन कहते हैं। नाउ द म्यूजिक कंडीशन अप्रोच द एरिया एंड
marshy vegetation disappear. Marshy vegetation disappear gradually. एग्जाम्पल क्या है? साइप्रस और जंकस, ये दोनों एग्जाम्पल भी पूछे हुए एग्जाम्पल, साइप्रस एंड जंकस कौन सी स्टेज को शो करते हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब 6 नंबर पर आए। हाँ सर इस स्टेज में सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन का रेट सबसे ज्यादा होता है। हाँ राइट, इस स्टेज में मतलब कि सबसे जल्दी कंसोलिडेशन इस स्टेज में होगा, सेस मेडो स्टेज, है ना। मतलब यहाँ से पूरी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, मार्च से तो सीधे सीधे सॉइल में चेंज, लैंड में चेंज हो जाएगा, है ना। तभी हमने क्या लिखा कि म्यूजिक कंडीशन आ जाएगी, कहाँ से? मार्शी कंडीशन से म्यूजिक कंडीशन आ जाएगी। यस सर। अब आएंगे वुडलैंड स्टेज। तो वुडलैंड स्टेज, ठीक है। तो अब आती है वुडलैंड स्टेज। देखो वुडलैंड स्टेज में क्या होगा कि इसमें पॉपुलस अल्नस, पॉपुलस अल्नस, ये दो प्लांट है ना। इसका एग्जांपल नोट करेंगे। सॉइल बिकम्स ड्रायर, soil becomes drier at most of the time of year, मतलब वही बारिश को छोड़ दो तो ड्राई ही रहेगा एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया इज नाउ इन्वेडेड बाय some terrestrial plant like bushes. Area is now invaded by some terrestrial plant like bushes. Next one, humus accumulate in area with area which is rich in microorganism. Next point, मिनरलाइजेशन ऑफ सॉइल। अब ह्यूमस बनेगी तो क्या होगा? मिनरलाइजेशन होगा, है ना। ह्यूमस को बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे। मिनरलाइजेशन ऑफ सॉइल लीड्स टू ट्री स्पीसीज। लास्ट, मिनरलाइजेशन ऑफ सॉइल लीड्स टू ट्री स्पीसीज। लास्ट वन इज फॉरेस्ट स्टेज। सर ट्री बोला आपने? ट्री, हाँ भाई। फॉरेस्ट स्टेज में आएंगे अल्मस और क्वार्कस। अल्मस और क्वार्कस, this is climax community. Woodland community is rapidly invaded by several trees. Woodland community is rapidly invaded by several trees. क्लियर? तो ये था हमारा सक्सेशन इन वाटर। समझ आया? सर वुडलैंड स्टेज मतलब वाटर की स्कार्सिटी ना? क्या वुडलैंड स्टेज?
हाँ मतलब उसमें वाटर की स्कार्सिटी होती है ना, डेजर्ट्स वाटर, वगैरह ऐसे हाँ में। मतलब वाटर स्कैरसिटी नहीं, नहीं हर्षित, वो गलत टर्म हो गया, मतलब वो तो फिर एरिड रीजन हो गया ना, वाटर की स्कैरसिटी मतलब वाटर जैसी, मतलब वहां पे लैंड वाली सिचुएशन आ जाएंगी, टेरेस्ट्रियल कंडीशन आ जाएगी, एक्वेटिक कंडीशन गायब हो जाएंगी वुडलैंड स्टेज का मतलब। सर मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फॉरेस्ट स्टेज और वुडलैंड स्टेज में ज्यादा वेजिटेशन कहाँ पाई जाएगी? फॉरेस्ट में ना? देखो फॉरेस्ट वाले में क्या होगा, ट्री बड़े बड़े ज्यादा होंगे, और वुडलैंड स्टेज में क्या होगा, ट्री ज्यादा बड़े, ट्री लार्ज ट्री नहीं होंगे, बुशेस होंगी, हर्ब्स होंगे, शर्ब्स होंगे, ये होगा, ऐसा होगा, ट्री बड़े, लार्ज ट्री कम होंगे। फॉरेस्ट स्टेज में लार्जर ट्री ऑक्युपाई कर लेंगे उस एरिया को, समझ गए? सर मतलब कहा जा सकता है कि जो पूरा सीयर है उसमें पहले वाटर से पहले बाहर को आ रहे हैं, फिर एक तरह से वाटर मतलब बढ़ रहा है क्योंकि पूरी वेजिटेशन की बढ़ पूरी, रही है। ये पूरी की पूरी एक्वेटिक लाइफ खत्म होकर के टेरेस्ट्रियल लाइफ आ रही है, ये कह सकते हैं, आप समझे? टेरेस्ट्रियल लाइफ यस सर। खत्म हो रही है ना? जहां पे 1000 साल पहले कोई पॉन्ड था, तालाब था, आज वहां पे पूरे के पूरे फॉरेस्ट है, लेक जैसी कोई चीज है ही नहीं वहां पे, ये मतलब हुआ इसका। यस सर। अब आते हैं भाई साहब लिथोस्फीयर, ये इजी है, लिथोस्फीयर वाला इजी है। यहाँ पे अब अच्छा एक चीज आपको एड ऑन क्या करना है, मैं आपको एक चीज एड ऑन करूंगा कि आप क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, मेनली हाइड्रोस्फीयर से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि लिथोस्फीयर से क्वेश्चन नहीं आते, यू विल डेफिनेटली गेट, लेकिन हाइड्रोस्फीयर से क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली मिलेंगे। आपको क्या करना है कि अगर इनमें से कोई ऐसा एग्जाम्पल पूछा गया है जो कि इनमें से हमारे नोट्स पे नहीं है, मैंने आपको नहीं नोट कराया, तो अब आपको क्या करना है, उनको इनकॉर्पोरेट करना है सही जगह पे, ठीक है? कोशिश मैंने ये की है कि जितने एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो सभी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, ठीक है ना? बट मैं नहीं कह सकता हूँ कि आई हैव कवर्ड 100%, ठीक है? मे बी कुछ छूट गया हो, एक दो एग्जाम्पल जो पूछे गए हो, तो आप जब क्वेश्चन देखोगे अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलता है तो आप उसको पर्टिकुलर जगह पे नोट कर लीजिए, एंड दैट विल बी, यही फायदा होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। तैयारी तभी कंप्लीट होती है जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है? अब आते हैं भाई साहब लिथोस्फीयर। सर ये एल्मस क्वार्कस ये सब एंजियोस्पर्म्स होंगे ना? हाँ ये ट्री है सब। अब आएंगे लिथोस्फीयर, जीरोस्फीयर या लिथोस्फीयर, जीरोस्फीयर on rock or lithosphere। तो नोट करो, the original substratum, अब लिथोस्फीयर होगा कहाँ पे? मैंने बताया जैसे जास्कर वाला पार्ट हो गया आपका, है ना, लद्दाख में ऊपर जास्कर वाला पार्ट। the original substratum is deficient in water, is deficient in water and lack any organic matter, having only minerals, having only minerals, वो भी फ्री स्टेट में नहीं, रॉक के अंदर embedded, having only mineral in disintegrated, unwithered, having only mineral, disintegrated and unwithered state। अब देखो यहाँ पे कौन आएगा, समझो पहली बात, मैं आपको समझा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको नोट करा देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा लाइकेन्स वगैरह है ना, एक सेकंड, डायग्राम हो तो पहले आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज इसमें बड़ा सिंपल डायग्राम है इसका। आप देखो स्कूल में तो आपके पूछा नहीं गया, वरना है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बोर्ड में भी खूब पूछा आता था क्वेश्चन।
देखो डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, उससे समझ में आ जाएगा आपको। मानो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये बेयर रॉक्स हैं ऐसी, है ना? मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे मान लो जस्कर हो गया, जास्कर वाले पार्ट में, है ना? फिर क्या होगा, इन्हीं रॉक के ऊपर लाइकेन आ जाते हैं। लाइकेन बहुत आपको भी पता है हार्श सिचुएशन में, जैसे अभी पाए भी जाते हैं जास्कर वगैरह में, ऊपर की तरफ लाइकेन आपको मिलेंगे। वो लाइकेन रॉक पे चिपके हुए होते हैं। लाइकेन क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एसिड रिलीज करते हैं। वो एसिड इनकी मेटल से रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं, रॉक्स को डिग्रेड करते हैं। तो एक तो केमिकल रिएक्शन होती है। दूसरा क्या होता है, दिन में बहुत ठंडी है, रात में बहुत गर्मी, सॉरी, दिन में बहुत गर्मी है, रात में बहुत ठंडी है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से रॉक ब्रेक होती है। और प्लस लाइकेन इसमें क्या करते हैं, नए लाइकेन बनते हैं, पुराने मर जाते हैं, तो और कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या करते हैं, इसके छोटे पार्टिकल में ब्रेक करते हैं। फिर क्या होता है, कुछ छोटे-छोटे स्मॉल एनुअल प्लांट्स और लाइकेन फिर से आ जाते हैं, है ना? दूसरे टाइप के लाइकेन, फोलियोज लाइकेन आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा-थोड़ा आप सॉइल की एक पतली सी लेयर बनाना शुरू कर देते हैं। तो सॉइल की एक पतली सी लेयर बन जाती है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड होता है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ हर्ब्स या ग्रासेस, मेनली मॉसेस आ जाते हैं। तो मॉसेस आकर के आप क्या करते हैं, वो सॉइल की लेयर को और मोटा करना शुरू कर देते हैं, है ना? वो मॉसेस आ जाते हैं, तो सॉइल की लेयर को और मोटा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है, ग्रासेस आ जाती हैं, श्रब्स आ जाते हैं, है ना? ये ज़्यादा अमाउंट में बुशी एरिया, मतलब जो एरिड सिचुएशन में प्लांट पाए जाते हैं, वो प्लांट एडवाइड करते हैं, और धीरे-धीरे क्या होता है, वो फॉरेस्ट वाली स्टेज है, फिर वुडलैंड स्टेज आ जाती है, और फाइनली क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाती है, जब फॉरेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से धीरे-धीरे, और आप देखोगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये रूट्स हैं अंदर की तरफ जाती जा रही है ना? तो रूट्स इस एरिया को इनहैबिटेट करती हैं, सॉइल की लेयर धीरे-धीरे थिक होती जाती है, ऑर्गेनिक मैटर धीरे-धीरे ऐड होता जाता है, और धीरे-धीरे क्या होगा, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ लिथोस्फीयर और ज़ीरोस्फीयर। समझ में आ गया? यस सर। अब इसको भी नोट कर लो। तो इसमें सबसे पहले नोट करेंगे, पहली स्टेज है, अ, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो। ज़ीरोस्फीयर में सबसे पहले स्टेज है, ये भी हम सब पढ़ चुके हैं, 11th में हम लोगों ने पढ़ा होगा, क्रस्टोस लाइकेन पढ़ाया था ना? क्रस्टोस लाइकेन स्टेज। तो सबसे पहले आते हैं क्रस्टोस लाइकेन। तो आपने देखा होगा कि क्रस्टोस लाइकेन इस तरह के होते हैं। इस तरह के लाइकेन्स होते हैं। ये क्रस्टोस लाइकेन होते हैं, इस तरह के चिपके होते हैं, तो नोट करेंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल आपको बता दूं, राइजोकॉर्पन और रिनोडिया इसका एग्जांपल पढ़ाया ना हर्षित हम लोगों ने 11th में, नहीं याद? नो सर। देखना, मैंने नोट्स में लिखवाया है कि कौन सा ऐसा लाइकेन है जो फायर ऑफ फॉरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। याद आया? जंगल में आग किस लाइकेन की वजह से लगती यस सर। है ना? परमेलिया, याद आया? परमेलिया मैंने पढ़ाया था। रिनोडिया, तो जंगल में आग लगती कैसे है? याद है ना? लाइकेन की 3 पार्ट है, क्रस्टोस, फोलियोस और फ्रूटिकोस। हैं? क्या पूछ रहे हो अलीना, कुछ पूछ रही थी? नहीं सर, मैं पूछ रही थी कि जंगल में आग लगती कैसे है इस जंगल लाइकेन की में वजह इनसे एक्चुअली क्या होता है कि परमेलिया जैसे एक हो गया, है ना? वो लाइकेन होता है, वो लाइकेन बैम्बूस के ऊपर उगाता है, या कुछ अलग प्लांट्स के ऊपर उगाता है, बुशेस के ऊपर। अब क्या होता है, वो लाइकेन चिपका हुआ है, और हवा चलने से वो बैम्बू आपस में क्या फ्रिक्शन करते हैं,
फ्रिक्शन होने की वजह से जो लाइकेन होता है वो बहुत बर्निंग सब्सटेंस होता है ना, उस लाइकेन में पहले आग लगती है। जैसे लाइकेन में आग लगी तो लाइकेन सुलगने लगता है। लाइकेन के सुलगने से अब अगर वो कोई बैम्बू का प्लांट अगर वो सूखा हुआ है ना तो तुरंत आग पकड़ लेता है। तो लाइकेन से आग लग जाती है बैम्बू में, और बैम्बू से आग लगने पे फिर धीरे धीरे फैलती जाती है। सूखी लीफ, ड्राई लीव्स वगैरह होती है वो जलती हैं, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, ऐसे ऐसे लगती है। तो ओके मेनली ये लाइकेन ही रिस्पॉन्सिबल है आग लगने के लिए फॉरेस्ट में। ठीक है, क्रस्टोज लाइकेन नोट करिए, राइजोकार्पन और रिनोडिया इसके दो एग्जांपल। substratum is colonized by lichen, comma, it is poor in moisture and organic material. It is poor in moisture and organic material. Full stop. So substratum is colonized by Colonized by lichen. Full stop. It is poor in moisture and organic material. Full stop. Extreme temperature exist in habitat. Extreme temperature exist in habitat. Next point. They produces acid. They produces acid and causes. They produces acid and causes withering of rock. They produces acid and causes withering of rock. Next one. They add organic matter. They add organic matter. Next. अब इसके बाद क्रस्टोसियस लाइकेन के बाद दूसरे वाले लाइकेन आते हैं। They are called foliose lichen. वो पत्तियों की तरह कुछ कुछ होते हैं। अब इस एरिया को इनहेबिटेट करते हैं, है ना, परमेलिया और डर्मेटोकॉर्पन। परमेलिया एंड डर्मेटोकॉर्पन, है ना। अब देखो ये क्या करते हैं, है ना, नोट करेंगे। द community have large leaf like thalli. The community have large leaf like thalli. थैलस लाइक बॉडी पाई जाती है इनकी। large leaf like thalli. Full stop. Next. They can absorb and retain. They can absorb and retain more moisture. They can absorb and retain more moisture. They can absorb and retain more moisture. Next point. They develop fine, underline करेंगे, they develop fine thin layer of soil. They develop fine thin layer of soil. They develop fine thin layer of soil.
नेक्स्ट, थर्ड इज मॉस स्टेज। अब देखो मॉस स्टेज में क्या होता है। अब यहां पर कुछ मॉसेज आ जाते हैं, है ना। पहले क्रस्टेशियस लाइकेन आए, फिर फोलियोज आए, फिर मॉस आए, है ना। मॉसेज में पॉलीट्राइकम, फिर आएगा ग्रीमिया, ग्रीमिया, ठीक है। तो नोट करेंगे, the complete development of some mosses takes place, development of some mosses takes place। अब mosses में इनके साथ में खास बात क्या है कि mosses have rhizome like structure। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि mosses में नीचे rhizomes पाए जाते हैं। development of some mosses takes place, they compete with lichen, next point है, they compete with lichen, due to death and decay, due to death and decay, further addition of organic matter takes place, due to death and decay, further addition of organic matter takes place, full stop, thickness of soil increases, fourth number। Then it's come herbs stage, herb stage। अब हर्ब स्टेज में मेनली दो ग्रासेस आती हैं, एरिस्टिडा एंड पोआ, एरिस्टिडा एंड पोआ। नोट करेंगे, ग्रोथ ऑफ सम हर्बेशियस प्लांट, growth of some herbaceous plant, mainly wheat, which are followed by some biennial and perennial, which are followed by some biennial and perennial। Next one, habitat changes with xeric condition, habitat changes with xeric condition to mesic condition। सर ये कंडीशन स्पेल कर दीजिए। हाँ, xeric habitat changes with xeric मतलब xerophytic condition है ना, xeric condition to mesic condition। अब मतलब नॉर्मल जहां प्लांट पाए जाते हैं उस कंडीशन से वो xerophytic कंडीशन, जो डेजर्टिक कंडीशन थी, वो सब खत्म हो गई। फिफ्थ नंबर पे आते हैं श्रब स्टेज। सर जो हम ये सक्सेशन पढ़ रहे हैं ये भी तरह का इवोल्यूशन ही है ना, हाँ, ये मतलब एक तरह का एवोल्यूशन है, हम कह सकते हैं। ये लेकिन फिजियोलॉजिकल यहाँ पे एरिया इवॉल्व हो रहा है, समझो हर्षित, है ना। यहाँ पे यस क्योंकि वो सब चीजें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, वो एरिया इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। मतलब हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बजाय स्पीशीज में हम हैबिटेट चेंजेस पढ़ रहे हैं उसके एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। श्रब में आएगा रश और फाइटोकार्बन, और HUS रश and one more called phytocarbon, phytocarbon। नोट करेंगे, much accumulation of soil, much accumulation of soil takes place
and soil become enriched with dense and shrubby growth next point shrub overshadow herbaceous plant now the sixth one is forest stage of forest stage overshadow the herbaceous plant फाइनली फॉरेस्ट स्टेज आ जाएगी अब यहाँ पे कुछ जीरोफिटिक प्लांट आएंगे जैसे अकेसिया बबूल जैसे ना अकेसिया नोट करेंगे some xeric plant invade the area next point they increase humus in area next point soil favor the arrival of more tree and vegetation finally conditions become mesophytic तो वही फॉरेस्ट स्टेज आ जाएगी है ना ये था जीरोफिटिक सक्सेशन क्लियर है सर यहाँ पे वही है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इवोल्यूशन में लास्ट में फॉरेस्ट स्टेज आ गई बिल्कुल वह यहाँ पे वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वही सर हाँ बोलो कंडीशन बिकम मेसिक या मेसोफिटिक जिसको हम मेसिक कंडीशन बोलते हैं मेसोफिटिक कंडीशन जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन में वेजिटेशन पाई जाती है बारिश 250 सेंटीमीटर के आसपास होगी है ना टेम्परेचर सर्दियों में लो जाएगा गर्मियों में हाई चला जाएगा और प्लांट अपने लीव्स को एक पर्टिकुलर सीजन में शेड कर देंगे मतलब डिफोलिएशन कर देंगे ऐसी कंडीशन को हम लोग मेसिक कंडीशन बोलते हैं ना पानी ज्यादा हो ना पानी कम मौजूद क्लियर है क्लियर भाई सबको कोई डाउट किसी को कोई सर पिछली क्लास से हाँ बताओ हाँ बिल्कुल कोई उत्तर नहीं पिछली क्लास से सर वो जैसे जो वल्चर्स वगैरह होते हैं हम उन्हें कौन से ट्रॉफिक लेवल पे रखेंगे स्कैवेंजर्स वल्चर तो मतलब टॉप कंज्यूमर आएंगे स्कैवेंजर है वो टॉप सर लेकिन हम भी level. टॉप कंज्यूमर हैं वो भी एक्चुअली सुनो ह्यूमंस और एंट्स को आप हर ट्रॉफिक लेवल पे ला सकते हो हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों में आ सकते हैं ओके सर हमारा और एंट्स का फिक्स नहीं समझ रहे हो ना सर बैक्टीरिया पैरासाइट्स में भी सेम ही लागू होता है ना क्योंकि वो एक्चुअली पैरासिटिक वो बैक्टीरिया आर नेवर कंसीडर्ड इन एनी फूड चेन रीजन ये कि बैक्टीरिया हर फूड चेन के आखिरी में आते हैं इसलिए बैक्टीरिया को कभी भी किसी पर्टिकुलर फूड चेन में हर्षित नहीं कंसीडर कर सकते हैं इसीलिए बैक्टीरिया कभी भी तुमको फूड चेन में नहीं मिलेगा ना फूड वेब में मिलेगा ओके सर और ये एक बार हाँ बताओ सर ये ड्राई वेट आपने कुछ बोला था कि डिहाइड्रेट कर देते हैं ड्राई वेट वैसे होता है जैसे तुम देखो सूप लेके आते हो है कि नहीं सूप लेके आते हो मार्केट से उसमें छोटे छोटे मटर पड़े होते हैं कैरेट पड़ी होती है वो क्या है डिहाइड्रेटेड मास ही तो और क्या है वाटर बिल्कुल निकाल दिया गया सर मतलब वो हम बायोमास का कैलकुलेट कैसे करते होंगे हम पानी अलग या वो अलग थोड़ा ना कर सकते हैं नहीं तो हम कंसीडर कर लेते हैं ना कि चल देखो हमारे प्रोटोप्लाज्म में वाटर का कितना कंटेंट बताओ 70% है कि नहीं हमारे आपके यस सर तो अगर सपोज दैट तुम ऐसे काउंट करोगे आप टोटल ये हम रफ एरिया निकालते हैं जैसे तुम मानोगे मेरा वेट 80 किलोग्राम है तो आप तुम क्या करोगे इसमें मानोगे 70% वाटर है ना तो 70% तो हटा दो
ओके 30% जो सर एक बनेगा बात मेरा ड्राई वेट है। सर, मतलब हम ड्राई वेट लेते क्यों है पूरे ड्राई ऑल वेट ओवर क्योंकि कुकिंग? क्योंकि वो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है हर्षित, तुम समझो किसी भी प्लांट में, अब तुम समझो मेरी बात को, एक प्लांट है बनाना का, बनाना के प्लांट का वेट है 50 किलोग्राम, और मेरे पास एक दूसरा प्लांट है बनियान का, बताओ ऑर्गेनिक मैटर किसमें ज्यादा है? सर बैनियन का। बनियान में ना, है ना, क्योंकि इसने ज्यादा, तो यस प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? बैनियन की। अब मैं तो कहता हूं दोनों 50 किलो के यार, दोनों प्लांट है, तो तुम क्या कहोगे कि देखो सर बनाना का वेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, तो वो कोई ऑर्गेनिक मैटर यस बना थोड़े ना है, वो तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया सीधे। तो तुम अच्छा सर, समझ प्रोडक्टिविटी गया। कैसे ज्यादा बताओगे, कैसे बोलोगे? ड्राई वेट कंपेयर करेंगे। इसलिए हम प्राइवेट लेते हैं, है ना। थैंक यू सर। ठीक है, चलो, वेलकम, बाय सर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सुनो, पीडीएफ सब लोग ले लेना निष्कर्ष जी से। सर मेरा नेक्स्ट एक क्लास। डाउट है। हाँ हाँ, सर अरे मेरा बोलो पूछिए। बोलो 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 वाले, हाँ बताओ। सर पॉलन किट क्या होता है? अरे पॉलन किट, देखो भाई, आ, होता क्या है कि रुको जरा एक मिनट, कोई जल्दबाजी तो नहीं है? नहीं सर। बस बढ़िया है, मैं देखता हूँ शायद होगा मेरे पास, रिप्रोडक्शन प्लांट में, है ना, रिप्रोडक्शन प्लांट कहाँ गया है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन प्लांट, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है क्या मेरे पास? यस, सिंपल स्ट्रक्चर लगता है। देखो एक्चुअली क्या होता है अलीना, जो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है। जो एक्साइन होती है ना, एक्साइन, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि दो पार्ट होते हैं, एक्साइन और इंटाइन, है ना। सर तो क्या होता है, जो एक्साइन वाली पार्ट होती है उसमें स्कल्पचर होती है, उसमें एक डिजाइन बनी होती है, और वो कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती है। एक्साइन पे जो भी ये होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होते हैं, उनको हम पॉलन किट कहते हैं। देखो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या चीज है पॉलन किट। और वो क्या होता है, अब देखो पर्टिकुलर कोई पॉलन ग्रेन हमको आपको एलर्जी करता है, पर्टिकुलर नहीं करता, करता है कि नहीं करता बताओ, है ना। यस सर। तो अब क्या होता है, वो सब्सटेंस जो है ना, समझे, वो जो पॉलन किट में ऊपर सब्सटेंस लगा हुआ है, वो सब्सटेंस हमको आपको क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है। और एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। तो स्पोरोपोलिन में जितने कंपोनेंट पाए जाते हैं सब क्या है, पॉलन किट के कंपोनेंट। एक सेकंड दो, मैं दिखाता हूं अभी तुम्हें। ये देखो, ये एंटाइन हो गई, है ना, किसकी बनी है, हम लोगों ने पढ़ा था सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की, ठीक है। ये एक्साइन हो गई, एक्साइन में ऊपर क्या देखो, ये वैक्स है ना, फैटी सब्सटेंस है, मतलब ऑयल होता है ये, है ना। और ये क्या है, स्पोरोपोलिन है, और इसके अंदर ये सब सब्सटेंस बने। ये जो ऊपर की तरफ फैटी सब्सटेंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये लगे होते हैं, इनको हम सब पॉलन किट सब्सटेंस बोलते सर ये सभी प्लांट्स में नहीं होता होगा ना? हैं। मैक्सिमम प्लांट में होता है। एंजियोस्पर्म्स के किसी भी फॉसिल को उसके पॉलन किट और एक्साइन के स्ट्रक्चर को देख के बताया जा सकता है ये किस स्पीसीज का, ये किस फैमिली का प्लांट रहा होगा। सर मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें था कि पॉलन किट कौन से प्लांट में होता है, मतलब अ, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। नहीं सर, मतलब थे कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं या वाटर पॉलिनेटेड होते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, और क्या कहता, बताना बताना, मैं बता दूंगा अभी। सर अब मुझे चार ऑप्शन तो याद नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि पॉलन किट जो होते हैं ना, ये नॉर्मली इंसेक्ट पॉलिनेटेड होंगे। जो हनी हनी होती है ना, हनी, यस सर। हनी में जो हनी बीज होती हैं वो पॉलन को भी खा जाती, मतलब पॉलन को भी ले लेती हैं, तो हनी में पॉलन भी पाए जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो पॉलन किट जो है ना, ये कुछ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, इनका फंक्शन यही होता है, ओके सर। और यही एलर्जी कॉज करते हैं। अभी हमारे नाक में गया, समझे, अब उसमें एक्साइन के बाहर जो पॉलन किट सब्सटेंस था वो हमारे नाक में चला गया, पॉलन किट सब्सटेंस हमारी बॉडी सेल्स के पास गया, सेल्स के लिए वो एलर्जेंट था, वो केमिकल, है ना, हमको एलर्जी कॉज हो जाएगी। यस सर, थैंक यू ठीक है, सर। वेलकम। और भाई किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आप पीडीएफ ले लोगे, है ना, निष्कर्ष जी से,
और पीडीएफ में बायो जियो केमिकल साइकिल है, वो रह गए आपके। अगली क्लास में मैं अगले 20 मिनट में पहले वो बता दूंगा, आपको समझा दूंगा। बाकी इस पीडीएफ में सब मैंने बायो जियो केमिकल, सल्फर साइकिल है और कार्बन साइकिल है और नाइट्रोजन साइकिल है और फॉस्फोरस साइकिल, 4 साइकिल हैं। चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो ये साइकिल आपको मिल जाएंगी, उसमें मैंने बना रखी है अपने हाथ से, हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं, तो आप लेना। मैं पीडीएफ ऑलरेडी लास्ट क्लास में शेयर कर चुका हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ कि नेक्स्ट क्लास तो मैं लूंगा, है ना, मंडे को है अपनी क्लास, है ना, मंडे को होगी ना। यस सर। उसके बाद क्या है ना कि जैसे अगली क्लास होगी फ्राइडे में, तो मंडे को मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपका सिलेबस हो जाए, तो फिर मैं 15, 16, 17, 18, 19 4 दिन 4-5 दिन छुट्टी में हूँ, 5 दिन, है ना। तो ये मत सोचना कि मैं भाग गया, ठीक है। ये मत सोचना सिलेबस खत्म हो गया सर भाग गया, ठीक है। तो मैं छुट्टी में हूँ, फिर उसके बाद अपन मिलेंगे, है ना। डोंट थिंक लाइक दैट, है ना, क्योंकि मेरी छुट्टी और तुम्हारा सिलेबस एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यस सर, हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना अर्षित। सो आई विल बी देयर। मैं इस साल भी सोचूंगा। हाँ, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर मंडे को। बाय गुड बाय, नाइट सर। तो सर बाय, गुड सर नाइट, टेक ड्राई केयर। वेट में सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर, सिर्फ ऑर्गेनिक, तभी वाटर हटा देगी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, दैट्स इट, एंड मिनरल्स। तभी तभी वाटर हटा देना क्योंकि वो इनऑर्गेनिक होता है। राइट, ओके ओके, थैंक यू सर, वेलकम, गुड बाय नाइट सर। बाय, गुड नाइट।